विद्यार्थियों 10वीं कक्षा के हिंदी क्लास में तुम लोगों का पुनः स्वागत है। मैं आज तुम लोगों के साथ आलोचना करने जा रही हूँ तुम लोगों के आलोक भाग 2 के अंतर्गत भोलाराम का जीव नामक पाठ को, जिसका पहला अंश हमने पहले पाठदान में आलोचना किया था, जिसके कहानीकार है हरिशंकर परचाई जी। और उसने आधुनिक समाज में जो भ्रष्टाचार चल रहा है ऑफिसों में, दफ्तरों में, सरकारी व्यवस्था में, उसी को लेकर उसने यह कहानी पेश किया है। और पहले की कहानी में हमको मिला था कि यमराज किस प्रकार चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि 5 दिन पहले भोलाराम नामक एक आदमी ने अपना देह त्यागा और उसके जीव जो है उसको लाने के लिए यमदूत गया था, लेकिन अभी तक वह पहुंचा नहीं। इसी बात को लेकर धर्मराज चिंतित थे और यह समस्या बन गई थी और ऐसी घटना पहले कभी हुआ नहीं था। इसलिए और इसी बीच नारद का प्रवेश होता है और समस्या का हल निकालने के लिए वो पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार होता है। और आगे की कहानी में हमको क्या मिलने वाला है और देखिए चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया। भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक डेढ़ कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की। उम्र लगभग 65 साल, सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार छोड़ दी। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक रूप में मकान मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को घर से निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। तो इस पैराग्राफ में हमको क्या मिलता है कि आर्थिक स्थिति का पता चलता है भोलाराम के घर का, और उनकी पारिवारिक स्थिति का भी पता चलता है। जेतिया माने कि হৈছিল চিত্ৰগুপ্ত এইখিনি বৰ্ণনা আগত দি আছিল, নাৰদৰ আগত দিছিল, কাৰণ ভোলাৰামৰ যিহেতু বিচাৰিবৰ কাৰণে নাৰদ পৃথিৱীলৈ যাবলৈ ওলাইছিল। আৰু তেতিয়া ভোলাৰামৰ ঘৰত কোন আছে বা ভোলাৰামৰ ঘৰ ক'ত, এই গোটেই কথাখিনি কৈছে যে ঘমাপুৰ মহল্লাত, জবলপুৰৰ চহৰত কি হৈছে ঘমাপুৰ মহল্লাত নলা এটাৰ কাষতে এক সৰু এটা দুটা ফুটা মানে ভগা চিগা ঘৰত কি আছিল পৰিবাৰৰ সৈতে বা পৰিয়ালৰ সৈতে আছিল এগৰাকী স্ত্ৰী আৰু 2টা ল'ৰা আৰু এজনী ছোৱালী। সেইদৰে তেওঁৰ বয়স কিমান হৈছিল বুলি কৈছে, 65 বছৰমান হৈছিল আৰু 5 বছৰ আগতে ৰিটায়াৰ হৈছিল। আৰু কি কৈছিল এবছৰ ধৰি যিহেতু তেওঁ ঘৰৰ ভাড়া দিয়া নাই, সেইকাৰণে মকান মালিকে তাত যে ৰাখিছে এইটো সন্দেহ আছে বুলিও চিত্ৰগুপ্তই নাৰদৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে আপুনি বহুত মানে তেওঁক বিচাৰিবলগীয়া হ'ব। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम का मकान पर छान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। तो वहाँ जाकर क्या हुआ कि नारद को पता चला कि जब माँ बेटी ने सम्मिलित रूप से क्रंदन की थी, तब उसे पता चल गया कि वहीं भोलाराम का घर है। और वहाँ जाकर जब उसने आवाज़ लगाई तो लड़की ने आगे जाने के लिए कहा, लेकिन नारद ने कहा कि मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पता करना है। তেতিয়া তাত ক'লে যে নাৰদে যেতিয়া মাক জীয়েকৰ সন্মিলিত যি কান্দন শুনি তাত ঘৰটো চিনি পালে, আৰু তেতিয়া জীয়েকে তেওঁক আগলৈ যাবলৈ ক'লে, কিন্তু ক'লে যে মই তোমালোক ভোলাৰামৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিবলৈ আহিছোঁ। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी था। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरखास्त देते थे। ইয়াত কি কৈছে, পত্নী বাহিৰলৈ যেতিয়া আহিলে ভোলাৰামৰ কথা ক'লে যে কি বুলি ক'লে যে বেমাৰ কি আছিল, বেমাৰটো হৈছে গৰীবী, মানে যিটো তেওঁলোকৰ দৈন্যতা, যি আৰ্থিক দৈন্যতা, সেইটো তেওঁ মানে ভোলাৰামৰ বেমাৰ আছিল। আৰু 5 বছৰ হৈ গ'ল ঘৰতে বহি আছে, পেঞ্চন পোৱা নাই, আৰু সেইকাৰণে ভোলাৰামৰ মৃত্যু হ'ল। আৰু 10-15 দিন কি কৈছে দৰখাস্ত দিতে, 10-15 দিনৰ মূৰে মূৰে এখন দৰখাস্ত দিয়া হৈছিল।
पर वहां से या तो जवाब ही आता था और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में से मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे थे, चिंता में घुलते घुलते और भूख में मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया था। এতিয়া ভোলাৰামৰ কেনেকৈ মৃত্যু হৈছিল তাৰ বৰ্ণনা এটা দাঙি ধৰিছে যে কেনেকৈ মৃত্যু হৈছিল যে তেওঁলোকে যিহেতু পেঞ্চনৰ কাৰণে প্ৰতি 15 দিনৰ মূৰে মূৰে 15 দিনৰ মূৰে দৰখাস্ত অফিচত দিয়ে, কিন্তু তাৰ ওপৰত বিচাৰ হৈ আছে বুলি অফিচৰ মানুহবিলাকে কয়। আৰু কি কৈছে 5 सालों से 5 বছৰৰ পৰা মানুহগৰাকীৰ গহনা আৰু ঘৰৰ যি বাচন বৰ্তন বস্তু বাহিনী সকলো বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকে নিজৰ পেট পৰৱৰ্তাইছিল। কিন্তু এতিয়া সেইবিলাকো শেষ হ'ল আৰু শেষত গৈ ভোলাৰামে আৰ্থিক দীনতাৰ বাবে মৃত্যু খাবতি ল'বলগীয়া হৈছিল। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी, 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम नहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी के से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वो अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह बताओ कि यहाँ किसी से क्या उनका विशेष प्रेम था जिनमें उनका जी लगा हो। पत्नी बोली, लगाओ तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। যেতিয়া নাৰদে ক'লে যে তুমি কি নিজৰ ঘৰৰ যি আৰ্থিক দীনতাৰ কথা বৰ্ণনা কৰিলে মানুহগৰাকী, তেতিয়া নাৰদে ক'লে যে নাৰদৰবিলাকক শুনিবলৈ ধৈৰ্যও নাছিল। আৰু তেতিয়া নাৰদক ক'লে যে এইবিলাক লৈ কি কৰিবা। তেতিয়া মানুহগৰাকীয়ে ক'লে যে নহয়, মানুহজন এই কাৰণেই মৰিলে যে থকা হ'লে আমি কি কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, তাৰ পৰা 50-60 টকা উপাৰ্জন হ'লহেঁতেন, আমি তাৰ দ্বাৰা খাব পাৰিলোহেঁতেন, ঘৰখন চলি গ'লহেঁতেন। আৰু 5 বছৰ চাকৰি যিহেতু হৈ গ'ল আৰু এতিয়ালৈকে আমি এটকাও পোৱা নাই। মানে বৰ্তমান সমাজত পেঞ্চনৰ লৈ যিটো মানে ভ্ৰষ্টাচাৰ চলি আছে, সেই কথাটো ইয়াত বিশেষভাৱে বৰ্ণনা কৰা হৈছে। আৰু তেতিয়া নাৰদে সুধিছে যে তেওঁ কাৰোবাৰ লগত বিশেষ লগাও বা মৰম চেনেহ আছিল নেকি, কাৰোবাৰ লগত ভাল পোৱা আছিল নেকি। তেতিয়া কৈছে যে লগাও কাৰ লগত থাকিব, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতহে থাকিব বা ভাল পোৱা নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত থাকিব। মানুহগৰাকী ইয়াত এগৰাকী সাধাৰণ মহিলাৰ ওপৰত বা পতিব্ৰতা তিৰোতাৰ ওপৰত উপস্থাপন কৰা হৈছে। আৰু কৈছে যে নাৰদে তেতিয়া হাঁহি কি বুলি কৈছে যে हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है, यही भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। আৰু তেতিয়া কৈছে যে মই ভাল গৃহস্থীৰ এইটোৱে তোমাৰ, যিহেতু তুমি যিটো কথা কৈছা শুদ্ধ কথাই কৈছা, আৰু এইটো এনেদৰে ভবাটো তুমি ভাল ভাবিছা, আৰু যে ভাল গৃহস্থীৰ এয়াই হৈছে আধাৰস্বৰূপ। আৰু তেতিয়া नारद তাৰ পৰা গুচি গৈছে। व्यंग समझने की असमर्थता ने नारद को सती के क्रोध की ज्वाला से बचा लिया। আৰু যি ব্যংগ কৰি নাৰদে কথাষাৰ কৈছিল যে কাৰোবাৰ লগত লগাও বা ভাল পোৱা আছিল নেকি, সেই কথাষাৰ যেতিয়া মানুহগৰাকীয়ে খুব ধুনীয়া পতিব্ৰতা এগৰাকী নাৰীয়ে যেনেকৈ তেনেকৈ ল'লে কথাষাৰ, আৰু সেইটো ব্যংগ বুজাৰ যি অসমৰ্থতা মানুহগৰাকীৰ, সেইকাৰণে নাৰদ বাচি গ'ল বুলি ইয়াত কথাষাৰ উপস্থাপন কৰা হৈছে। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु है, सिद्ध पुरुष है, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाएगा। তেতিয়া কৈছে যে আপুনি সাধু পুৰুষ, সিদ্ধ পুৰুষ, সিদ্ধি লাভ কৰা পুৰুষ, আৰু যিহেতু এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে নেকি যে আমি পেঞ্চনটো পাই যাওঁ আৰু এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ পেটটো ভৰে। नारद को दया आ गई थी। वह कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई मत तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूँ। আৰু নাৰদে তেনেদৰে আশ্বাস দিলে যে সাধুৰ কথানো ইয়াত কোনে শুনে, বা মই ইয়াত মোৰ নিজৰ মঠো নাই, मठ मंदिर নাই, আৰু তথাপিও মই তোমালোকৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বুলি ক'লে। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे तो वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के बारे में बात की। उस बाबू ने उन्हें ध्यान पूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। যেতিয়া নাৰদে অফিচত গৈ খবৰ কৰিলে, তেতিয়া তেওঁ গম পালে, আৰু তাৰ কি বুলি কয় বাবু এজনে ক'লে, কি বুলি ক'লে যে দৰখাস্তটো পঠিয়াইছে ভোলাৰামে, কিন্তু তাৰ ওপৰত ওজন নাছিল বুলি কৈছে। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वक्त तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं
रख दिया। पेपर वेट माने एटा कासर जी माने एटा गोल बस्तु हेतु माने की करा হয় कागजत दी थले तार পৰা বস্তু আঁতৰি নাযায় আৰু হেতু দিয়া নাই বুলি নাৰদে ইয়াক কৈছে। बाबू हंसा, आप साधु है, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरखास्तें पेपर वर्क से नहीं दबती, खैर आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। ইয়াত যে এটা মানে কথা কৈছে যে আপুনি দুনিয়াদাৰী বুজি নাপায়, আপুনি সাধু মানুহ। দৰখাস্তত কি কৰা হয়, দৰখাস্তবিলাক পেপাৰ ৱেটেৰে মানে দব খাই নাথাকে। মানে ইয়াত কি বুজাইছে, তাত ৰিশ্বত মানে ঘোষৰ কথাহে ইয়াত কথাটো কোৱা হৈছে। সেই কথাটোৱে সাধুৱে বুজি নাপায় বুলি বাবুজনে তেতিয়া কৈছে। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। तो चपरासी ने क्या कहा कि आप बड़े साहब से मिलिए तो तभी आपका काम हो सकता है। यहाँ 25-30 बाबू से मिलने के बाद भी जब नारद का काम नहीं हुआ तब चपरासी ने ऐसा कहा। तो चपरासीजने কি কৰিলে তেতিয়া যে ইজনৰ পিছত সিজনলৈ যি মানে এটা ফাইল ইখন টেবুলৰ পৰা সিখন টেবুললৈ যি মানে পেঞ্চনৰ হওক বা যিয়ে হওক ফাইলবিলাক যায়, কাৰণ ঘোষ নিদিলে কাম নহয়। এই কথাটো ইয়াত কোৱা হৈছে যে আজিকালি যি ভ্ৰষ্টাচাৰ অফিচবিলাকত চলি আছে সেই দৃশ্যটোৱে ইয়াত দেখুওৱা হৈছে। আৰু সেইটোৱে কৈছে যে আপুনি ডাঙৰ চাহাবৰ লগত কথা পাতক আৰু তেতিয়াহে তেওঁ যদি আনন্দিত বা তেওঁ আপুনি সন্তুষ্ট কৰিব পাৰে তেতিয়াহে কি হ'ব, আপোনাৰ কাম হ'ব। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। उन्हें एकदम बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया क्या? घर ढराते चले आए, सीट क्यों नहीं भेजी? तो তেতিয়া বৰা চাহাবে যেতিয়া নাৰদ সোমাই গ'ল, যিহেতু চপৰাচীজন বা চকীদাৰজন শুই আছিল আৰু তেতিয়া কি হৈছে বা পিয়নজন শুই আছিল, তেতিয়া কি কৰিছে তাত নাৰদে সোমাই গৈছে। সোমাই যোৱাৰ পাছত ডাঙৰ চাহাবে কি কৰিছে, চাহাবজনে তেওঁ গালি পাৰিছে, কিয় কোন চপৰাচী নাছিল নেকি, তুমি কিয় এনেকৈ সোমাই আহিলে, এনেধৰণে গালি পাৰিছে। नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी तो सो रहा था। क्या काम है? साहब ने रोब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बदलाया। आंखें बैरागी, साहब बोले, आंखें बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरखास्तें उड़ रही है, इन पर वजन रखिए। तो नारद जब साहब से मिले तब भी उसे पता चला कि वजन क्या है, और पेपर वेट का मामला जो पहले आया था वही यहाँ भी कही गई है कि भेंट चढ़ानी पड़ती है। यह भी ऑफिस भी एक मंदिर ही है, और यहाँ दान पुण्य किए बिना कुछ नहीं मिलेगा, यह काम नहीं होता। যে দান পুণ্য দান নকৰিলে বা পূজা নকৰিলে ইয়াত একো কাম নহয় বুলি নাৰদক তেওঁ পাকে প্ৰকাৰে বুজাই দিলে। नारद ने सोचा, फिर वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस बीचों दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। हजारों बार एक ही बात को 1000 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी कीमत की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर साहब लोग তেতিয়া ক'লে যে কি ক'লে যে পেঞ্চনৰ মামলাটো কি হয়, 20টা ডক্টৰত অফিচ 20টা টেবুললৈ বা 20খন টেবুললৈ যাবলগীয়া হয়, আৰু তাত কি হয় 1000 ঠাইত আমি কথাবিলাক লিখিব লগা হয়, আৰু সেইকাৰণে দেৰি হৈ যায়। আৰু কিন্তু তাৰ কথাতে এটা মগৰ বুলি কৈ মানে চাহাব ৰৈ গৈছে, আৰু সেইটোতে আমি বুজি পাইছোঁ যে কি কৈছে, তেওঁ ওজনৰ কথা কৈছে, মানে নিষ্পত্ৰৰ কথাই কৈছে। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए, आप समझे नहीं? जैसे आपकी यह सुंदर बीना है, इसका भी वजन भोलाराम की दरखास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की बीना तो बड़ी पवित्र होती है, लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। तो
साहब ने कुटिल मुस्कान से क्या कहा कि आपकी बीना दे दीजिए और मैं भजन के रूप में वही स्वीकार कर लूँगी, क्योंकि मेरी बेटी गाना गाती है और साधुओं की जो पवित्र बीना होती है उससे वह जल्दी सीख जाएगी और उसकी शादी भी हो जाएगी। तो तातो এটা স্বাৰ্থ জড়িত হৈ আছে। চোৱা যে কৈছে কি যে এখন সুন্দৰ বিনাখন যদি তেওঁ পায় বা সাধুৰ বিনাখন পায় তেতিয়া কি হ'ব, তাই গান সোনকালে শিকিব আৰু বিয়া সোনকালে তাই হৈ যাব। আৰু সেইটোৱে ভোজ হিচাপে লৈ তেতিয়া ভোলাৰামৰ কামটো কৰি দিব পাৰিব বুলি বৰা চাহাবে জনাইছে। नारद अपनी बीना छीनते देखकर जरा घबराए, पर फिर संभाल कर उन्होंने बीना टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल लीजिए। तो नारद ने उस बीना को देने से पहले घबराया था, पर बाद में उसे देना पड़ा और देकर कहा कि पेंशन का काम निपटा दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, बीना को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। तो साहबे তেতিয়া বৰ প্ৰসন্নতাৰে কি কৰিলে, বিনাখন একোণত থলে আৰু ঘণ্টাটো বজালে। ব্যঞ্জন আহিল। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरख्वास्त से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? तो जब चपरासी ने बड़े बाबू से भोलाराम का फाइल लाया तब क्या हुआ, वो फाइल कैसा था, 100-150 दरखास्तें उन पर थी और पेंशन की कागजात भी थी। और जब फाइल पर नाम देखा और उसको निश्चित करने के लिए इस बड़े साहब ने नारद को पूछा कि उसका नाम क्या है। नारद खुद ही ले नाम तो की। नारद ने समझा कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोला। नारदे भाविले जे তেওঁ খুব মানে জোৰেৰে ক'লে শুনে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ক'লে जोर से, उसने क्या बोला, भोलाराम भोलाराम बोला। सहसा फाइल में से आवाज आई और এইখিনি সময়তে ক'ৰ পৰা এটা आवाज আহিল বা শব্দ আহিল, फाइलটোৰ পৰা। कौन पुकार रहा है मुझे, पोस्टमैन है क्या, पेंशन का ऑर्डर आ गया। तो এইখিনি সময়তে আমাৰ এটা ব্যংগাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি লেখকে সুন্দৰভাৱে এইটো উপস্থাপন কৰিছে। কাহিনীটো কৈছে যে ফাইলটোৰ পৰা কোনে মাত মাতিছে চোৱা, और কৈছে যে কি বুলি কৈছে যে কোন পুকাৰ रहा, মোক কোনে মাতিছে, ভোলাৰামে মাত মাতিছে ফাইলটোৰ ভিতৰৰ পৰা। আৰু তেতিয়া কৈছে যে পোষ্টমেন নেকি, মোৰ পেঞ্চনৰ অৰ্ডাৰ আহিল নেকি, এনেধৰণে। साहब डरकर कुर्सी पर लुढ़क गए। नारद भी चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम क्या तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। तो फाइल में से क्या आवाज आई थी कि पोस्टमैन है क्या, पेंशन का ऑर्डर आया है। तब साहब तो बड़े साहब लुढ़क कर गिर गए और क्या हुआ, नारद भी चौंक गए। किंतु क्या हुआ, दूसरे क्षण में उसको पता चल गया कि वह भोलाराम की जीव की ही आवाज है। तो भोलाराমৰ जीवই ক'ৰ পৰা মাত মাতিলে এতিয়া চোৱা, ক'ৰ পৰা, ফাইলটোৰ মাজৰ পৰা। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। যিহেতু নাৰদে কি কাৰণে আহিছিলে, ভোলাৰামৰ জীৱটো নিবলৈ আহিছিলে আৰু সেই সূত্ৰে নাৰদে কৈছে যে কি বুলি কৈছে যে मैं नारद हूँ और तुम्हें लेने आया हूँ। तब फाइल में से क्या आवाज आती है, देखो, आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो उसमें से फाइल में से क्या आवाज आई कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि फाइल में ही मेरा मन अटका हुआ है, मेरा मन यही लगा हुआ है। तब भोलाराम के जीव ने ऐसे कहा और ये दरखास्तবিলাক एरी बा फाइलটো एरी मैं যাব নোৱাৰো। इस तरह भोलाराम के जीव ने फाइल के अंदर से व्यंग करते हुए आवाज लगाई। तो लेखक ने इस कहानी में हमें क्या शिक्षा देने की प्रदान की है और या जागरूकता लाने की प्रयास क्या है कि समाज में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, पेंशन की ऑफिस में हो या दूसरे ऑफिस में, तो ऐसा भ्रष्टाचार होता आ रहा है या चलता रहा है अभी तक। तो ऐसी सरकारी विभाग में व्याप्त यही भ्रष्टाचार को जागरूक, भ्रष्टाचार को दिखाकर समाज को जागरूक करने की चेष्टा लेखक ने यहाँ की है। 5 साल पहले सेवानिवृत्त भोलाराम की परेशानी आम जनता की परेशानी के रूप में यहाँ दिखाई गई है। तो अंत में भोलाराम की जो आत्मा की आवाज़ सुनाई पड़ती है वो व्यंगात्मक बना देती है कहानी को। तो ऐसे ही
कहानी में हमको मिलता है और कहानी के जरिए हम समाज में जागरूकता पैदा करने की लेखक कोशिश कर रहे हैं। और इस कहानी के माध्यम से मैं आशा करती हूँ तुम लोगों को भी कुछ शिक्षा मिली होगी। और अगली पाठ लेकर मैं तुम लोगों के पास फिर आऊँगी। आज के लिए यही सही, धन्यवाद।